Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. Dear student, myself Dr. Amarnath Tiwari, Assistant Professor दिव्यनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। इनकम टैक्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल है। इसके पहले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने इनकम टैक्स के फीचर्स को समझा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को देखा था। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स लेक्चर सीरीज के इस दूसरे ट्यूटोरियल में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स को जानेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स में प्रयुक्त होने वाले कुछ टर्म्स हैं जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, तो उनको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर पिछली वीडियो को आपने देखा होगा, वीडियो याद होगा, तो हम लोगों ने उसमें इनकम टैक्स के बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी, बेसिक्स के बारे में जाना था और उसके आधार पर अगर हम इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन द इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर बाय अ पर्सन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रेट इन असेसमेंट ईयर। अर्थात आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष में कमाई हुई आय पर असेसमेंट ईयर अर्थात कर निर्धारण वर्ष की निर्धारित दरों के आधार पर लगाया जाता है। स्टूडेंट, आप सबको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स क्यों है और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। फिर भी मैं आप सबको यहाँ रिवाइज करा दूं। डायरेक्ट टैक्स is a system of taxation in which incidence of tax and impact of tax fall on the same person। इसका मतलब यह है कि इसमें कर का भुगतान वही व्यक्ति करता है जिस पर इसका वास्तविक भार होता है और इस सिस्टम में करदाता अपने टैक्स के भार को किसी दूसरे पर टाल नहीं सकता है। इस प्रकार के सिस्टम को डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर प्रणाली कहते हैं। वहीं इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, इसीलिए इसको सेंट्रल टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस पर नियम कानून बनाने का अधिकार केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही प्राप्त है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात और आपको बता दें कि इनकम टैक्स के अंतर्गत पर्सन को डिफाइन किया गया है। पर्सन में न केवल एक व्यक्ति आते हैं बल्कि कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक्सेट्रा। इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। पर्सन की डिफिनीशन इनकम टैक्स में जो दी गई है लॉ के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इनकम टैक्स किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति की गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है, प्रीवियस ईयर की आय पर लगाया जाता है। अब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जिस वर्ष में आय कमाई जाए। स्टूडेंट, यहाँ मैं इनकम टैक्स के एक बेसिक प्रोसीजर को बता दूं। इनकम टैक्स में जैसे ही इनकम अर्न की जाती है वैसे ही टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है, बल्कि प्रीवियस ईयर में एक पर्सन जो भी कमाई करता है उस पर टैक्स की गणना और टैक्स का भुगतान जो है वो असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष में होता है और साथ ही साथ जो टैक्स की रेट होती है वह भी कर निर्धारण वर्ष में असेसमेंट ईयर में जो तय की जाती है उस रेट पर इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट को, यानी जैसे प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर है, पर्सन है, इनकम है, इट्सेट्रा, और भी तमाम सारे टर्म्स हैं, इनको हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स के टॉपिक पे कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स का मैटर इनकम टैक्स एक्ट द्वारा रेगुलेट होता है। इनकम टैक्स एक्ट पूरे भारत में 1 अप्रैल 1962 से लागू है, यद्यपि यह पार्लियामेंट द्वारा सितंबर
1961 में ही पास कर दिया गया था। इसीलिए इस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। जबकि लागू कब हुआ था? तो पूरे देश में इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। इस एक्ट के प्रोविजंस टैक्सेबल इनकम के निर्धारण, टैक्स लायबिलिटी के निर्धारण, कर निर्धारण की प्रक्रिया, कर निर्धारण से संबंधित अपील्स, पेनाल्टी और इनकम टैक्स से संबंधित मामलों के सुनवाई करने तथा इनकम टैक्स अथॉरिटी जो इस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित हैं, उनकी पावर और ड्यूटी के निर्धारण की प्रक्रिया एवं प्रावधान को बताते हैं। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स को ठीक से समझने के लिए या इनकम टैक्स को जानने के लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ही अध्ययन करना अपर्याप्त होगा। अर्थात केवल हम इनकम टैक्स एक्ट का ही अध्ययन करके इनकम टैक्स को पूरा नहीं जान सकते हैं। इनकम टैक्स को ठीक से जानने के लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ अन्य भी एक्ट्स और रूल्स को देखना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स से संबंधित कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन काम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि इनकम टैक्स के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, जो यूं कहें कि प्राइमरी एक्ट है जो इनकम टैक्स को रेगुलेट करता है, वह है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या करता है? तो यह इनकम टैक्स में व्हाट टू डू को बताता है, क्या होना चाहिए ये बताता है। जबकि कैसे होना चाहिए, हाउ टू डू, इसके लिए हमें इनकम टैक्स रूल 1962 को देखना होगा। इसमें इनकम टैक्स की गणना से संबंधित या इनकम टैक्स में डिफरेंट टर्म्स के प्रोसीजर क्या होंगे, प्रोसेस क्या होंगे, उनके कैलकुलेशन के या और भी जो प्रोसेस हैं उनसे संबंधित रूल्स जो है वो इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंतर्गत मिलेंगे। तो इसलिए हम लोगों को इनकम टैक्स रूल 1962 को भी इसके साथ साथ पढ़ना होगा। इनकम टैक्स एक ऐसा एक्ट है जो हर साल रिवाइज होता है। इसमें हर साल अमेंडमेंट होता है। कैसे होता है? तो आप सबने फरवरी के लास्ट वीक में बजट का नाम सुना होगा। काफी चर्चा का विषय होता है कि देश का बजट पास हुआ है या संसद में देश का बजट पेश हुआ है और पास हुआ है। स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिनांस मिनिस्ट्री हर साल संसद में फाइनेंस बिल पेश करती है। ये फाइनेंस बिल को ही बजट कहा जाता है। इसमें साल भर का लेखा जोखा होता है सरकार का, कि सरकार कहाँ से इनकम जनरेट करेगी और उसे खर्च कहाँ करेगी, इसका ब्यौरा फाइनेंस बिल में होता है। और चूंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स में हम लोगों ने ये देखा था कि इनकम टैक्स इसीलिए लगाया जाता है ताकि सरकार के खर्चों को पूरा किया जा सके। तो सरकार अपने खर्चों के हिसाब से इनकम टैक्स में जरूरी बदलाव करती है, कुछ नए कर लगाती है या कुछ करों को हटाती है, कुछ रेट्स में परिवर्तन करती है, कुछ नई छूटें लेके आती है या कुछ छूट को कैंसिल करती है। और वो किसके द्वारा करती है? तो फाइनेंस बिल के माध्यम से वह पार्लियामेंट में लेके आती है। और जब पार्लियामेंट इसको पास कर देता है तो यह फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और यह फाइनेंस एक्ट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन करता है, अमेंडमेंट करता है, सीधे तौर पे इनकम टैक्स एक्ट को रिवाइज कर देता है। तो इसलिए हमें जिस साल का इनकम टैक्स पढ़ना होगा या इनकम टैक्स से संबंधित मैटर देखना होगा, उस साल का फाइनेंस एक्ट भी हम लोगों को देखना चाहिए। इसके साथ साथ समय समय पर जब सरकार को लगता है कि इनकम टैक्स से संबंधित कुछ परिवर्तन करना है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस जारी करती है और उन नोटिफिकेशंस के द्वारा भी इनकम टैक्स से संबंधित जो मैटर है उसमें परिवर्तन होता है। इसके साथ ही सीबीडीटी के सर्कुलर्स का भी अध्ययन करना होगा। सीबीडीटी को यहाँ बता दें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यह सरकार की एक संवैधानिक संस्था है जो पूरे देश में डायरेक्ट टैक्सेस को
गवर्न करती है। चूंकि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, इसलिए यह भी सीबीडीटी का ही मैटर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का ही मैटर है। इसलिए इनकम टैक्स से संबंधित सर्कुलर समय समय पर सीबीडीटी भी जारी करता रहता है जरूरत के हिसाब से। तो हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर्स को भी देखना होगा इनकम टैक्स के अध्ययन के लिए। इनकम टैक्स से संबंधित मामलों की सुनवाई इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के अंतर्गत होती है और देश के न्यायालयों में भी इसकी सुनवाई होती रहती है। तो समय समय पर विभिन्न केसों में जो न्यायालय के फैसले होते हैं वह भी इनकम टैक्स एक्ट को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो न्यायालयों के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर दिए गए जो निर्णय हैं वो निर्णय भी अपने आप इस एक्ट का हिस्सा होते हैं और इनकम टैक्स से संबंधित मैटर को ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट जुडिशियल डिसीजन है इनकम टैक्स से संबंधित उनका भी अध्ययन आवश्यक हो जाता है। स्टूडेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स की यदि हम बात करें तो इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले के प्रीवियस ईयर की इनकम पर चार्ज किया जाता है। साथ ही साथ यदि रेट ऑफ टैक्सेस की बात करें तो रेट ऑफ टैक्सेस जो है वो असेसमेंट ईयर के रेट ऑफ टैक्सेस जो है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पर अप्लाई होते हैं और यह असेसमेंट ईयर से संबंधित एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए होते हैं। स्टूडेंट, इनकम टैक्स के अंतर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें इनकम पर टीडीएस की कटौती की जाती है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पर कटौती की जाती है और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किया जाता है। इन सब मैटर को हम लोग आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे, वहां पे देखेंगे। तो यदि टीडीएस की कटौती करनी हो या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की बात हो किसी इनकम से संबंधित, तो वह असेसमेंट ईयर में नहीं बल्कि इनकम कमाने वाले ईयर में ही ये प्रक्रिया की जाती है। अर्थात यदि इनकम पर टीडीएस की कटौती करनी है या इनकम से संबंधित एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है तो उस समय प्रीवियस ईयर में ही यानी आय कमाने वाले वर्ष में ही टीडीएस की कटौती करके गवर्नमेंट को जमा करना होता है और साथ ही साथ एडवांस टैक्स का यदि मैटर है तो एडवांस टैक्स भी उस इनकम पर सरकार को प्रीवियस ईयर में ही भुगतान किया जाता है। स्टूडेंट, इनकम टैक्स एक्ट का अध्ययन करने या इनकम टैक्स का अध्ययन करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं जो हमें इनकम टैक्स के अध्ययन के दौरान बार बार मिलेंगे और उनका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमें समस्या होगी। तो इसलिए वीडियो के अब अगले भाग में हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स, मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की डिफिनीशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 3 में दी गई है, जिसके अनुसार previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. Income earned in a year assessed in the next year, and the year in which income earned is called previous year. Student, फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष क्या अभिप्राय है? यदि ईयर की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने सुना होगा, एक तो होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। ऐसे ही बिजनेस से संबंधित अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट होने के दिन तथा अकाउंटिंग को कंप्लीट होने के दिन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वहीं फाइनेंशियल ईयर की यदि बात करें तो फाइनेंशियल ईयर एक यूनिक और एक यूनिफॉर्म ईयर है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें
तो अभी जुलाई 20 चल रही है, तो जुलाई 20 में जब हम लोग खड़े हैं तो हम लोग किस फाइनेंशियल ईयर में हैं? तो यह फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, और कब समाप्त होगा? तो 31 मार्च 2021 को ये समाप्त हो जाएगा। और यह जो ड्यूरेशन होता है यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक का, इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर की व्यवस्था जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 के रूल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का एक ऐसा साल है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के प्रावधान फाइनेंशियल ईयर के आधार पर ही लागू होते हैं, अर्थात इनकम टैक्स में हम जब भी इनकम का कैलकुलेशन करेंगे या इनकम से संबंधित कोई भी टर्म देखेंगे तो वह फाइनेंशियल ईयर से ही रिलेटेड होगा, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ही समाप्त होगा। इसलिए यहाँ पे बता दें कि जो बजट होता है या फाइनेंस एक्ट होता है वो फरवरी में एक्चुअली वो पास हो जाता है और एक्ट का रूप ले लेता है, लेकिन फिर भी वो कब अप्लाई होता है? तो हमेशा जो बजट है वो फाइनेंशियल ईयर में ही स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल ईयर में ही समाप्त होता है, और इसीलिए जो फाइनेंस एक्ट होता है वह 1 अप्रैल से ही एक्टिवेट होता है, 1 अप्रैल से ही पूरे देश में लागू होता है, या उसके प्रावधान 1 अप्रैल से ही लागू होते हैं तथा उनकी ड्यूरेशन अगले साल के 31 मार्च तक की ही होती है। इसलिए हम लोग अब जब भी इनकम टैक्स में कोई बात करेंगे जहां ईयर की बात होगी तो वो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक की होगी। तो आइए फिर एक बार देखते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे तो जाना था प्रीवियस ईयर या गत वर्ष एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जिसमें कमाई हुई आय पर कर लगाया जाता है जो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का साल हो, अर्थात असेसमेंट ईयर जहां स्टार्ट होता है वहीं पे गत वर्ष या प्रीवियस ईयर समाप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम करंट फाइनेंशियल ईयर की यदि बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है 1 अप्रैल 2020 से और ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 तक, और इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21। और यदि इस वर्ष में हमें किसी व्यक्ति की आय पर कर लगाने की प्रक्रिया शुरू करनी है या कर लगाना है और इसे हम उस व्यक्ति का असेसमेंट ईयर माने तो उसके लिए प्रीवियस ईयर होगा, उस व्यक्ति का जो प्रीवियस ईयर होगा वह होगा 2019-20। और 2019-20 स्टार्ट कब होगा? तो ये 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होगा और कब समाप्त होगा? 31 मार्च 2020 को समाप्त होगा। इस दौरान उस व्यक्ति की कमाई गई जितनी भी कमाई होगी, जितनी भी आय होगी, जितनी भी इनकम होगी, उस पर कर की गणना और कर का भुगतान असेसमेंट ईयर में किया जाएगा, यानी वह 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में कर की गणना एवं कर के भुगतान की प्रक्रिया संपन्न होगी और उस व्यक्ति की 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम होगी, जो कमाई होगी, उसके लिए 2020 और 21 प्रीवियस ईयर होगा और इस दौरान कमाई गई आय पर कर का भुगतान एवं कर की गणना 2021 और 22 के दौरान होगी, जो प्रीवियस ईयर 2020 और 21 का असेसमेंट ईयर होगा। स्टूडेंट, इसी प्रकार से यह क्रम चलता रहता है, यानी जैसे ही प्रीवियस ईयर समाप्त होता है तो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है और जैसे ही असेसमेंट ईयर एक प्रीवियस ईयर के रूप में कन्वर्ट होता है, यानी उस दौरान जो आय कमाई जाती है उसके लिए अगला साल असेसमेंट ईयर होता है, फिर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ऐसे ही एक कंटिन्यूअस सीरीज चलती रहती है।
अर्थात हर साल जो है वो प्रीवियस ईयर होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है। असेसमेंट ईयर किस प्रकार से होता है? तो असेसमेंट ईयर होता है पहले के फाइनेंशियल ईयर के इनकम की गणना और उसके भुगतान के लिए असेसमेंट ईयर होता है, और उस दौरान कमाई गई आय के लिए वही फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर की तरह काम करता है, जिस दौरान कमाई गई आय पर कर की गणना उसके ठीक अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में संपन्न की जाएगी। तो इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। प्रीवियस ईयर उस दौरान कमाई गई आय के लिए होता है और असेसमेंट ईयर उसके ठीक पहले के फाइनेंशियल ईयर में कमाई गई आय के कर के हिसाब किताब के लिए होता है। डियर स्टूडेंट्स, यह व्यवस्था तो कंटिन्यूइंग बिजनेस के लिए चलती रहती है, लेकिन यदि हम लोग बात करें एक न्यूली स्टार्टेड बिजनेस की, न्यू सेटअप बिजनेस की, तो क्या यह आवश्यक है कि कोई भी बिजनेस जो इनकम अर्न करना शुरू करे या उसका नया जो सेटअप हो वो 1 अप्रैल से ही हो? नहीं, यह संभव नहीं है। तो न्यू सेटअप बिजनेस के लिए या कोई इनकम का न्यू सोर्स यदि किसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में स्टार्ट होता है तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर या उसके लिए प्रीवियस ईयर की यदि हम बात करें तो वह ठीक उसी दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट होता है या बिजनेस इनकम अर्न करना स्टार्ट करता है, या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम ऐड होता है तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर उस डेट से ही माना जाता है जिस डेट से वह सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होती है। और समाप्त कब होगा? तो समाप्त 31 मार्च को होगा। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि न्यूली जो सेटअप बिजनेस होते हैं या न्यू सोर्स ऑफ इनकम होती है उसके लिए प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है। जैसे यदि कोई एक बिजनेस है जो 1 नवंबर 2019 को स्टार्ट होता है तो इसके लिए यदि हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो अब इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वह 1 नवंबर 2019 से स्टार्ट होगा और अगले साल के 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2020-21 जो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगा। और यह बिजनेस 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो इनकम अर्न करेगा, जो कमाई करेगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर होगा 2020-21 और इसका जो टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स का पेमेंट होगा जिसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2021-22। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है, आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के अंतर्गत प्रीवियस ईयर के यह प्रावधान जो अभी हम लोगों ने देखा यह कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं, और जिन परिस्थितियों में ये लागू नहीं होते हैं उनको हम लोग एक्सेप्शनल केस कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ जनरल रूल ऑफ प्रीवियस ईयर कहते हैं, अर्थात गत वर्ष के अपवाद कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें गत वर्ष के नियम लागू नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, आप सब शिपिंग बिजनेस के बारे में तो जानते ही होंगे। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शिप के द्वारा सामान, जानवर और सवारियां ढोई जाती हैं, ले आई और ले जाई जाती हैं, और शिपिंग कंपनीज इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भाड़े के रूप में इनकम अर्न करती हैं। अब यदि कोई शिप जो है वो भारत की बाउंड्री में सामान लेके आती है और यहाँ पे इंडियन पोर्ट पे कोई सामान डिलीवर करती है और उसके लिए कोई भाड़ा यदि कमाती है तो वह उस शिपिंग कंपनी की इनकम होगी, और वह इनकम कहाँ पे कमाई जाएगी? तो इंडिया में कमाई जाएगी। और इनकम टैक्स के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि
भारत में कमाई गई आय पर दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति को टैक्स देना है। तो इसीलिए जो शिपिंग बिजनेस में लगी हुई कंपनीज हैं या जो शिप्स हैं, वह यदि इंडियन पोर्ट पे आती हैं, सामान की डिलीवरी करती हैं और उससे जो भाड़ा कमाती हैं उस पर उन्हें टैक्स देना होता है। और यदि हम प्रीवियस ईयर की व्यवस्थाओं के अंतर्गत उनके लिए असेसमेंट ईयर में टैक्स की व्यवस्था की बात सोचें, तब तक तो वो दुनिया के पता नहीं किस हिस्से में होंगी और इंडियन बाउंड्री से जाने के बाद वो टैक्स का भुगतान करेंगी कि नहीं करेंगी, तो इस पे असमंजस होता है। इसीलिए इस एक्ट में यह व्यवस्था दी गई है कि इस प्रकार के सिचुएशन में जो शिपिंग कंपनीज हैं जो इंडियन बाउंड्री में कोई इनकम अर्न करती हैं, वह 7.5% के रेट से, यानी जो भी भाड़ा कमाती हैं उस पर 7.5% के रेट से उन्हें टैक्स देना होता है और टैक्स का भुगतान करने के बाद ही वह इंडियन जो पोर्ट्स हैं उनको छोड़ सकती हैं। स्टूडेंट, यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सेम ईयर, यानी जिस ईयर में इनकम अर्न की गई उसी ईयर में उसका टैक्स भी भुगतान किया गया, उसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स का भी पेमेंट किया गया। तो इसलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाले प्रावधान लागू नहीं होते हैं और यह एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है। सेकेंड है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। यदि कोई व्यक्ति जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहा है और उसे अर्लियर फ्यूचर में उसे इंडिया में आने की संभावना नहीं है, तो इस दौरान वह जिस दिन इंडिया छोड़ के जाता है उस दिन तक की कमाई गई आय पर उसे उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में टैक्स का भुगतान करने के बाद ही इंडिया से जाने की अनुमति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार देखें तो जो व्यक्ति परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहे होते हैं और फिर इंडिया आने की गुंजाइश उनकी नहीं होती है, तो उनके लिए भी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, वो लागू नहीं होते हैं। सेम फाइनेंशियल ईयर में जिसमें इनकम अर्न की जाती है उसी में टैक्स का भुगतान करने के बाद ही वह व्यक्ति इंडिया छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स हैं जो 1 जुलाई 2020 को भारत छोड़ के जा रहे हैं या भारत से जा रहे हैं और उनके निकट भविष्य में भारत में आने की गुंजाइश यदि नहीं है, तो उनके लिए 1 अप्रैल से लेकर के और 1 जुलाई 2020 तक की जो उनकी इनकम है उसके लिए प्रीवियस ईयर जो है वह 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और 1 जुलाई 2020 को समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ चूँकि 1 जुलाई 2020 को वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए सेम फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 जुलाई 2020 को उन्हें इस इनकम पर टैक्स भुगतान करने के बाद ही इंडिया छोड़ के जाने की अनुमति होगी। तो देखिए यहाँ पर आय कमाने का वर्ष भी 2020-21 है और इनकम टैक्स पेमेंट करने का भी ईयर जो है 2020 और 21 है। इसीलिए यहाँ पर देखें तो इनकम टैक्स के प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रोविजंस यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे हैं, लागू नहीं हो रहे हैं। तो यह केस भी या यह सिचुएशन भी एक तरीके से एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आएगा। थर्ड एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर इज फॉर्मेशन ऑफ AOP और BOI आर एन आर्टिफिशियल पर्सन टू फुलफिल स्पेसिफिक एम। अर्थात यदि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जो बहुत वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हो, उसका उद्देश्य बहुत शॉर्ट टर्म में पूरा होने वाला हो, तो इस प्रकार की संस्था के लिए भी जैसे ही उसका एम कंप्लीट होगा यानी वह समाप्त हो जाएगी, इस परिस्थिति में यदि वह संस्था कोई इनकम अर्न करती है, कोई कमाई करती है, तो
तो वह बाइंड अप तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वह अपनी कमाई पर टैक्स का भुगतान न कर ले। इसको यदि एक उदाहरण के द्वारा समझें तो जैसे मान लें कि कहीं पर कोई एक स्पोर्ट का आयोजन करना है, कोई एक गेम, कबड्डी गेम का आयोजन करना है और उसके लिए कोई एक फेडरेशन बनाया जाए या टूर्नामेंट कमेटी बनाई जाए। जैसे आईपीएल वगैरह आप लोग देखते हैं, बीसीसीआई है, ऐसे ही कोई एक फेडरेशन बनाई जाए जो उस रीजन में उस स्पेसिफिक गेम को ऑर्गेनाइज करे। तो जैसे ही वो कंपटीशन या वो टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा वैसे ही वो संस्था भी समाप्त हो जाएगी या उसका बाइंड अप हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में इस प्रकार से यदि कोई संस्था बनती है जिसका वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन हो तो वह जब तक अपनी कमाई का, यानी उस दौरान जो उस पीरियड में वो कमाई करेगी उस पर जब तक वो भुगतान न कर दे टैक्स का, तब तक उसका बाइंड अप नहीं हो सकता, उसका समापन नहीं हो सकता। तो इस परिस्थिति में जो टैक्स है वह उसी साल में लगता है, उसी साल में भुगतान करना होता है जिस साल में वह इनकम अर्न की जाती है। और इस परिस्थिति में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही हो जाता है। इसलिए देखें तो यहाँ पर भी इनकम टैक्स के प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं हो पाते हैं। फोर्थ एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसमेंट ऑफ पर्सन ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी विथ अ व्यू टू अवॉइड टैक्स। यदि कोई व्यक्ति टैक्स बचाने या टैक्स की चोरी करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है और उसका उद्देश्य केवल कर बचाना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के ट्रांसफ़र से उत्पन्न हुई आय पर कर का भुगतान सेम फाइनेंशियल ईयर में करना होता है जिस फाइनेंशियल ईयर में ऐसे ही ट्रांसफ़र की इनकम हुई हो। तो यहाँ पर भी देखें तो प्रीवियस ईयर के प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। फिफ्थ एक्सेप्शन इज डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस और प्रोफेशन। यदि कोई बिजनेस अपना व्यापार बंद कर रहा हो तो यह जरूरी नहीं कि वह अपना व्यापार जो है वो 31 मार्च को ही बंद करे, वह बीच में भी अपना सेटअप बंद कर सकता है, क्लोज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स की दृष्टि से यदि देखें तो जिस डेट को वह अपना बिजनेस बंद करता है या अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को बंद करता है, बिजनेस ऑपरेशंस को बंद करता है, उस डेट तक की उसकी इनकम पर उसे सेम फाइनेंशियल ईयर में टैक्स चुकाना होता है जिस फाइनेंशियल ईयर में वो बंद हो रहा हो। क्योंकि यदि बिजनेस बंद हो जाएगा तो उसके कर का भुगतान कौन करेगा। तो इनकम टैक्स के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई बिजनेस बंद हो रहा हो तो वह सेम फाइनेंशियल ईयर में टैक्स का भुगतान करके ही वो बंद हो सकता है और वहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रीवियस ईयर के कुल 5 एक्सेप्शन हैं। एक तो विदेशी शिपिंग कंपनियों के व्यापार पर लगने वाला कर, दूसरा इनकम ऑफ पर्सन जो भारत छोड़ के जा रहा हो हमेशा के लिए, साथ ही साथ यदि शॉर्ट टर्म के लिए और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कोई फर्म बन रही हो, और फोर्थ इज ऐसा कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो टैक्स बचाने के लिए किया गया हो और इनकम टैक्स ने इस टैक्स एवाइड के केस को पकड़ा हो, तो वहाँ पर भी सेम फाइनेंशियल ईयर में ही टैक्स का भुगतान करना होता है। और लास्ट इज डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस और प्रोफेशन। यदि कोई व्यापार बंद हो रहा हो तो उसके लिए भी फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की डिफिनीशन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में दी गई है। इसके अनुसार असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing on first day of April every year
and it is the year just after the previous year in which income earned in the previous year is charged to tax। अर्थात असेसमेंट ईयर भी एक फाइनेंशियल ईयर है जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। और यह 12 महीने का वह पीरियड होता है जिसमें गत वर्ष में कमाई गई आय पर टैक्स असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। स्टूडेंट्स, जहां प्रीवियस ईयर समाप्त होता है, खत्म होता है, वहीं से असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है और जहां पर असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है उसके ठीक पहले का साल प्रीवियस ईयर होता है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर की अर्न इनकम पर टैक्स की जो रेट्स होती हैं वो असेसमेंट ईयर से रिलेटेड रेट्स अप्लाई की जाती हैं। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है पर्सन, व्यक्ति। पर्सन की डिफिनीशन इस एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में दी गई है। इसके अनुसार पर्सन के रूप में, व्यक्तियों के रूप में इनकम टैक्स में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें सबसे पहले तो शामिल है एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन, मेल और फीमेल, जैसे रमेश, दिनेश, सोहन, सीता, गीता आदि को शामिल किया जाता है। दूसरा है ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं HUF। इनकम टैक्स में ये आएगा HUF, तो इसका मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक परिवार भी इनकम टैक्स के नजर में एक व्यक्ति की तरह होता है। थर्ड इज अ कंपनी, एक कंपनी, चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, इंडियन या डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो जो इंडिया में ऑपरेट करती हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, इनकम टैक्स के नजर से कोई भी कंपनी एक व्यक्ति की संज्ञा प्राप्त करती है इनकम टैक्स के नजर से। नेक्स्ट इज अ फर्म, एक साझेदारी फर्म। साझेदारी फर्म में चाहे वह छोटी साझेदारी फर्म हो या बड़ी साझेदारी फर्म हो, वह भी एक व्यक्ति की संज्ञा पाती है। नेक्स्ट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह या कोऑपरेटिव सोसाइटी को हिंदी में कहते हैं सहकारी समिति। एसोसिएशन ऑफ पर्सन को शॉर्ट में कहते हैं EOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की अगर बात करें तो यह दोनों लगभग एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन इनमें मामूली सा अंतर होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जहां नेचुरल पर्सन शामिल है, वहीं उसके साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन को भी शामिल किया जा सकता है। जैसे यह इस संघ में या इस समूह में व्यक्ति तो शामिल होते ही होते हैं, साथ में इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फर्म, कंपनी या अन्य आर्टिफिशियल पर्सन को भी शामिल किया जा सकता है। जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल केवल और केवल व्यक्तियों का समूह है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। वहीं यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, सहकारी समिति की बात करें, तो व्यक्तियों का ऐसा संघ, ऐसा समूह जो कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, उसको हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। इनके साथ ही पर्सन में लोकल बॉडी को शामिल किया जाता है। लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटी कहते हैं इसको, स्थानीय सत्ता, जैसे म्युनिसिपल कारपोरेशन है, टाउन एरिया है, म्युनिसिपैलिटी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है इत्यादि जो स्थानीय स्तर पे काम करते हैं। यदि ये भी आय कमाते हैं, किसी प्रकार से आय कमाते हैं, तो इनको भी एक व्यक्ति की तरह इनकम टैक्स में ट्रीट किया जाता है और इन्हें भी अपनी आय पर टैक्स देना होता है। इसके साथ ही इस लिस्ट में शामिल है एनी आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन। स्टूडेंट्स, आपने तमाम सारे देवी देवता या ट्रस्ट का नाम सुना होगा, तो जो ट्रस्ट या देवी देवता या मंदिर हैं उनको भी एक व्यक्ति की संज्ञा मिलती है इनकम टैक्स के
नजरिए से देखें तो। और जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी आय पर आयकर देने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार से ये देवी देवता, मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, इनको भी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें कानून के द्वारा एक मान्यता प्राप्त हो। उस प्रकार के मठ और ट्रस्ट को भी यहाँ पर व्यक्तियों की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ इस लिस्ट में शामिल है एनी आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी संविधान के अंतर्गत कानूनी रूप से यदि कुछ संस्थान को मान्यता प्राप्त होती है, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, एटसेट्रा, इनको आर्टिफिशियल पर्सन लॉ के अंतर्गत आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में माना जाता है और इन्हें भी एक व्यक्ति की संज्ञा प्राप्त होती है इनकम टैक्स में। स्टूडेंट्स, अब यदि हम बात करें तो जैसे ये जो लिस्ट हमने आपको बताई, इनमें शामिल जो भी आइटम्स हैं, जो भी व्यक्ति हैं, चाहे ये जीएफ है, कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल बॉडीज, एनी जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, इन सबको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है? तो इनको इनकम टैक्स में इंडिविजुअली नहीं देखा जाता, इनके नाम से नहीं देखा जाता, बल्कि इनको क्या माना जाता है? एक पर्सन के रूप में माना जाता है। और जिस प्रकार एक पर्सन अपनी कमाई हुई आय पर टैक्स देने के लिए उत्तरदायी होता है, या एक इनकम टैक्स में एक पर्सन, एक व्यक्ति की जिस प्रकार से पहचान सुनिश्चित होती है, उसी प्रकार से इनकी भी पहचान एक व्यक्ति के रूप में ही सुनिश्चित होती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो अगला टर्म है वह है एसएससी। एसएससी की हिंदी मीनिंग होती है करदाता। आयकर अधिनियम के अंतर्गत एसएससी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में दी गई है। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 27 के अंतर्गत एसएससी में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। पहला, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, अर्थात वह व्यक्ति जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी हो। दूसरा, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे एनी पेनाल्टी एंड इंटरेस्ट अलोंग विद टैक्स, वह व्यक्ति जो कर के अतिरिक्त अन्य राशि जैसे अर्थदंड, पेनाल्टी जिसको कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन टैक्स देने के लिए उत्तरदायी हो। ऐसा तब होता है जब कोई करदाता या कोई एसएससी, कोई व्यक्ति अपने टैक्स लायबिलिटी में डिफॉल्ट करता है, टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करता है, तो उसे इनकम टैक्स के द्वारा पेनाल्टी और न चुकाई गई राशि पर जितने समय तक वो अनपेड होती है, उतने समय तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो यदि कोई पर्सन जो इंटरेस्ट या किसी पेनाल्टी के देने के लिए भी किसी फाइनेंशियल ईयर, किसी असेसमेंट ईयर में उत्तरदायी है, उसे भी क्या कहा जाएगा? तो उसे भी एसएससी करदाता कहा जाएगा। थर्ड इज द पर्सन अपॉन हुम द प्रोसीडिंग ऑफ असेसमेंट हैव बीन स्टार्टेड, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर आयकर लगाने की कार्यवाही आरंभ कर दी गई हो। इनकम टैक्स की गणना की, इनकम टैक्स लायबिलिटी के असेसमेंट की प्रोसीजर यदि स्टार्ट हो गई है किसी व्यक्ति पर, तो वह भी इनकम टैक्स के लिए क्या कहा जाएगा? करदाता कहा जाएगा। फोर्थ इज डीम्ड एसएससी। स्टूडेंट्स, डीम्ड एसएससी का मतलब यह होता है, इसको हिंदी में कहते हैं माना हुआ करदाता, यानी जो करदाता नहीं होता है, एसएससी नहीं होता है, लेकिन उसे एसएससी मान लिया जाए। अब इसको एक उदाहरण द्वारा यदि हम आपको समझाना चाहें, जैसे मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, उनकी डेथ हो गई। अब उन्होंने जो इनकम अर्न की, उन्होंने जो इनकम अपने मरने तक कमाई थी, उस इनकम पर टैक्स लायबिलिटी पे करना होगा। अब चूंकि मिस्टर एक्स की डेथ हो गई है और वो इस दुनिया में है नहीं, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कौन करेगा, या मिस्टर एक्स को कैसे करदाता बनाया जाए?
तो इस दशा में जो उनका सक्सेसर होगा या जो उनका उत्तराधिकारी होगा उसको मिस्टर एक्स की इनकम के लिए एसएससी मान लिया जाएगा, करदाता मान लिया जाएगा। और जिस प्रकार यदि मिस्टर एक्स जिंदा होते तो उन पर असेसमेंट की प्रक्रिया होती, ठीक उसी प्रकार से मिस्टर एक्स की इनकम के लिए एक्स के सक्सेसर, एक्स के उत्तराधिकारी पर भी इनकम टैक्स प्रोसीजर या इनकम टैक्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वह ठीक उसी तरीके से होंगी, असेसमेंट प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से होगी। तो इस परिस्थिति में मिस्टर एक्स का जो सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी होगा, वह क्या कहलाएगा? डीम्ड एसएससी। नेक्स्ट इज एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब है चूक में करदाता या भूलवश करदाता या गलती से करदाता। तो गलती से या चूक में करदाता कोई कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल आपको बता दें, आप सबको एक इंफॉर्मेशन मैं टैक्स के बारे में बता दूं। इनकम टैक्स के अंतर्गत टैक्स के संबंध में एक प्रावधान है जिसको हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी आय जहां पर कमाई जाती है वहीं पर कर काट लिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कोई एक मिस्टर एक्स है जो बैंक में नौकरी करते हैं, पीएनबी बैंक में नौकरी करते हैं। अब मिस्टर एक्स साल भर में जो कमाई करते हैं, जो सैलरी पाते हैं, उस पर टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली मिस्टर एक्स की है, लेकिन पीएनबी बैंक की भी जिम्मेदारी है कि वह जब मिस्टर एक्स को सैलरी का भुगतान करे तो उसमें से टैक्स काट करके उनको सैलरी का भुगतान करे। और इस स्थिति में जब बैंक मिस्टर एक्स की सैलरी से उनके कर की कटौती करेगा तो वह टैक्स जो है वो बैंक अपने पास नहीं रखेगा, उसको क्या करेगा? तो उसको मिस्टर एक्स के पैन अकाउंट में जमा कर देगा। पैन अकाउंट का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे समझेंगे, यहाँ बस इतना समझें कि पैन नंबर जो होता है वह किसी भी करदाता की इनकम टैक्स में एक पहचान संख्या होती है, उसी से उसके पूरे डिटेल को पहचाना जाता है। तो इसीलिए जो पीएनबी बैंक है वह जो भी टीडीएस काटेगा या जो भी व्यक्ति टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी है या संस्थाएं टैक्स काटने के लिए उत्तरदायी है, वह जब भी टीडीएस की कटौती करती है तो संबंधित व्यक्ति के पैन नंबर पर वो उसे जमा करती है, डिपॉजिट करती है। और अब मिस्टर एक्स जब अपना आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स की डिटेल फाइल करेंगे, तो यदि टैक्स उनका कम कटा होगा तो मिस्टर एक्स को भुगतान करना होगा, और यदि ज्यादा कटा होगा तो मिस्टर एक्स को उसका रिफंड प्राप्त हो जाएगा। यह तो एक सामान्य व्यवस्था है। अभी हम लोग बात कर रहे थे एसएससी इन डिफॉल्ट की, तो अब एसएससी इन डिफॉल्ट को, इसी एग्जांपल को थोड़ा हम लोग समझें। यदि मान लें कि बैंक जो है मिस्टर एक्स की सैलरी से टीडीएस की कटौती भूल जाता है, नहीं करता है, तो उस परिस्थिति में इनकम टैक्स मिस्टर एक्स का गला नहीं पकड़ेगा। किसका गला पकड़ेगा? तो पीएनबी बैंक का गला पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली मिस्टर एक्स की सैलरी पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी बैंक की थी, क्योंकि यह प्रोविजन है इनकम जहां से रेज होती है, जिस सोर्स ऑफ इनकम जो होती है, तो सोर्स पर ही टैक्स की कटौती करने का प्रावधान है, और टैक्स की कटौती करके और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करने का प्रावधान है। और यदि बैंक ऐसा नहीं करता है तो इनकम टैक्स जो है वो बैंक को एसएससी इन डिफॉल्ट मानेगा, और अल्टीमेटली उस टीडीएस के अमाउंट की राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी, और बैंक को इस अमाउंट को इनकम टैक्स को देना होगा। और इस परिस्थिति में यदि हम देखें तो बैंक ने कोई इनकम नहीं अर्न की, बल्कि उसने एक गलती की। क्या किया? तो टीडीएस की कटौती नहीं की, और इस गलती के लिए बैंक को इनकम टैक्स एसएससी मान लेगा, करदाता मान लेगा। तो इस परिस्थिति को कहते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। नेक्स्ट सिचुएशन इज the person in respect of whom assessment proceeding under this act has been started for the amount of refund due to him or any other person.
अभी हम लोगों ने ये बात करी कि टीडीएस की व्यवस्था इनकम टैक्स में किस प्रकार की है, और हमने आपको बताया था कि जैसे मिस्टर एक्स का जो टीडीएस है वो बैंक कटौती करता है, और यदि वह ज़्यादा टीडीएस की कटौती कर लेता है और जो टैक्स लायबिलिटी है मिस्टर एक्स की कम होती है, मिस्टर एक्स जब आईटीआर फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके अतिरिक्त टैक्स जो होगा, एडिशनल जो उन्होंने ज्यादा जो टीडीएस की कटौती उनकी हुई है उसको इनकम टैक्स रिफंड कर देता है, वापस कर देता है। तो वही ये परिस्थिति है कि उस व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाए गए कर की वापसी के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई हो, ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति करदाता माना जाएगा। स्टूडेंट, करदाता की जो अगली कंडीशन है उसे फाइनेंशियल ईयर 2006 और 7 से जोड़ा गया, और वह है द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन स्टार्टेड फॉर फ्रेंड्स बेनिफिट। फ्रेंड्स बेनिफिट की डिफिनीशन जो है वह सेक्शन 115WB में दी गई है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये अतिरिक्त लाभ की तरह होता है। तो यहाँ है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई फ्रेंच बेनिफिट अर्जित किया गया हो या फ्रेंच बेनिफिट प्राप्त किया गया हो तो उस पर भी इनकम टैक्स चुकाना होता है, और उस पर यदि इनकम टैक्स की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है तो उस परिस्थिति में भी वह व्यक्ति जो फ्रेंच बेनिफिट प्राप्त कर रहा होगा वह करदाता कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के और जो टॉपिक्स हैं उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा, जिसको आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।